ओशो एक ऐसा नाम है जो शायद ही किसी को उदासीन छोड़ता हो। हाँ। जैसे ही ये नाम सामने आता है लोगों के मन में एकदम अलग अलग तस्वीरें बनती हैं। कुछ लोगों के लिए वो एक क्रांतिकारी थे, एक जीनियस। एक रहस्यदर्शी। हाँ, एक ऐसे रहस्यदर्शी जो अपने समय से दशकों आगे की बात कर रहे थे। और दूसरी तरफ उतने ही लोग उन्हें विवादास्पद मानते हैं, कंफ्यूजिंग मानते हैं। और कुछ के लिए तो खतरनाक भी। बिल्कुल, ये दो छोर हैं और ज्यादातर लोग इन्हीं दो में से किसी एक छोर पर खड़े होकर उन्हें देखते हैं। सही बात है। तो आज हमारी कोशिश यही है कि इन दोनों छोरों से हटकर बीच में खड़े हों। हाँ, एक ईमानदार कोशिश। बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम ओशो की शिक्षाओं को बिना किसी भक्ति या नफरत के बस समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी बातों में ऐसा क्या था जिसे गलत समझा गया, क्या वाकई में शक्तिशाली था और क्या क्या सच में खतरनाक हो सकता है। और ये समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ओशो ने खुद कहा था कि उनकी कोई जीवनी नहीं है। अच्छा। हाँ, उनका मानना था कि जीवनी तो हमेशा अहंकार की कहानी होती है, किसी व्यक्ति के भीतर की आत्मा की नहीं। दिलचस्प बात है। इसलिए आज हम उस व्यक्ति की घटनाओं पर नहीं बल्कि उनके विचारों और उनके दर्शन के सार पर ध्यान देंगे। और यहीं से तो सबसे बड़ा विरोधाभास शुरू होता है ना। ओशो हमेशा कहते थे कि उनका कोई विश्वास तंत्र या बिलीफ सिस्टम नहीं है। वो कहते थे कि मेरा काम तुम्हें कोई नया प्रोग्राम देना नहीं है, बल्कि तुम्हें डीप्रोग्राम करना है। हाँ, तुम्हारे अंदर जो पुराने प्रोग्राम्स भरे पड़े हैं उन्हें हटाना है। उनका लक्ष्य था इंसान को ठीक वैसा ही निर्दोष और साफ बनाना जैसा वो जन्म के समय था। बिल्कुल, बिना किसी शर्त, बिना किसी विचारधारा, बिना किसी उधार के ज्ञान के, बस एक कोरी स्लेट की तरह। तो चलिए इसी को थोड़ा और खोदते हैं। पारंपरिक गुरुओं और ओशो के बीच का सबसे बड़ा फर्क शायद यही था। हाँ। ज्यादातर अध्यात्म गुरु आपको नियम देते हैं, विश्वास करने के लिए कुछ सिद्धांत देते हैं, एक नैतिक व्यवस्था देते हैं कि क्या सही है क्या गलत। बिल्कुल। लेकिन ओशो इन सभी व्यवस्थाओं को ही तोड़ने की बात कर रहे थे। उनका मूल विचार सुनने में बहुत ही सरल लगता है। वो कहते थे सजग रहो, बाकी सब गौण है। सुनने में तो बहुत सरल है। हाँ, पर ये जितना सरल है उतना गहरा भी है। इसका मतलब था कि किसी शास्त्र, किसी गुरु या किसी परंपरा का आंख बंद करके अनुसरण मत करो, बल्कि अपने ही विचारों, अपनी चाहों और समाज ने तुम्हारे अंदर जो भी कंडीशनिंग भर दी है उसे बस देखो, उसके साक्षी बन जाओ। उनका एक बहुत मशहूर उदाहरण है जो इसी बात पर जोर देता है। हाँ, सत्य वह नहीं है जिसमें आप विश्वास करते हैं, सत्य वो है जिसे आप अनुभव करते हैं। मुझे लगता है यही वो बात है जो लोगों को सबसे ज्यादा असहज करती थी। बिल्कुल, क्योंकि किसी की बात पर विश्वास कर लेना बहुत आसान है, एक सुरक्षा का एहसास देता है। सही बात है, विश्वास करने में कुछ मेहनत नहीं लगती, लेकिन हर पल जागरूक रहना, अपने अंदर क्या चल रहा है उसे बिना जज किए देखना, ये बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए तो हिम्मत चाहिए। बिल्कुल, ये एक अनजाने रास्ते पर अकेले चलने जैसा है जहां कोई नक्शा नहीं है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग बने बनाए नक्शे पकड़ना पसंद करते हैं। और जब हम अपने अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जिस चीज से हमारा सामना होता है वो है अहंकार। ईगो। ये शब्द हम सबने सुना है, लेकिन ओशो की परिभाषा इसे एक बिल्कुल नई रोशनी में दिखाती है। वो कहते थे कि अहंकार कुछ और नहीं, बस हमारी हीन भावना को छिपाने का एक मुखौटा है। इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। बचपन से ही हमें क्या सिखाया जाता है कि तुम्हें कुछ बनना है। हाँ, एक सफल डॉक्टर, एक बड़ा इंजीनियर, अमीर बिजनेसमैन। इसके पीछे छिपा हुआ संदेश ये होता है कि तुम जैसे हो वैसे काफी नहीं हो, तुम अधूरे हो। जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है। और यही कुछ बनने की लगातार दौड़ अहंकार को पैदा करती है और उसे पोसती रहती है। हमारे स्रोत में एक कहानी है जो इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। एक साधु और चूहे की कहानी। हाँ, वो कहानी बहुत कमाल की है। एक साधु जंगल में तपस्या करता था और एक छोटा सा चूहा उसके आसपास खेलता रहता था। एक दिन एक बिल्ली ने चूहे पर हमला कर दिया तो चूहे ने साधु से मदद मांगी। साधु ने अपनी शक्तियों से चूहे को एक बड़ी बिल्ली बना दिया। अच्छा। अब वो चूहा जो बिल्ली बन गया था खुश था, लेकिन कुछ दिन बाद एक कुत्ते ने उस पर हमला किया तो साधु ने उसे एक चीता बना दिया। और फिर जब एक शेर ने चीते पर हमला किया तो साधु ने उसे एक ताकतवर शेर बना दिया। और अंत में वही शेर साधु पर ही हमला करने के लिए गुर्राने लगा। बिल्कुल। साधु ने जब कारण पूछा तो शेर ने कहा, लोग अब भी जानते हैं कि मैं कभी एक चूहा था और जब तक तुम जिंदा हो ये राज खुला रहेगा। मतलब इस कहानी का सार यही है,
हम सब अपने अंदर के अहंकार के चूहे को बड़ा करते रहते हैं। उसे पहले बिल्ली, फिर चीता और फिर शेर बनाते हैं। हमें लगता है कि हम शक्तिशाली हो रहे हैं, लेकिन असल में हम उसी के बोझ तले दबते जाते हैं। और एक दिन वही अहंकार हम ही खत्म करने पर तुल जाता है। बिल्कुल। और इसके उदाहरण तो आज की दुनिया में भरे पड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ही देख लीजिए। एक आदमी जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का 2 बार राष्ट्रपति रहा, अरबपति है, लेकिन फिर भी इस बात से परेशान है कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार क्यों नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो अपनी तुलना बराक ओबामा से करते हैं, जिन्हें वो पुरस्कार मिला था। अहंकार हमेशा तुलना से ही जीता है। एक और क्लासिक उदाहरण नेपोलियन का है ना। हाँ बिल्कुल, उसने लगभग पूरी दुनिया जीत ली थी, लेकिन कहा जाता है कि वो हमेशा अपने छोटे कद को लेकर परेशान रहता था। और मजे की बात तो ये है कि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार वो उस समय के औसत फ्रांसीसी पुरुष से लंबे थे। हाँ, ये तो एक ब्रिटिश कार्टूनिस्ट जेम्स गिल्ड्रे थे, जिन्होंने अपने कार्टून्स में उन्हें एक छोटे कद का गुस्सैल आदमी दिखाना शुरू कर दिया। एक प्रोपेगेंडा था मतलब। हाँ, और ये प्रोपेगेंडा इतना सफल हुआ कि नेपोलियन के अहंकार को इतनी चोट पहुंची कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार से इन कार्टून्स को सेंसर करने की मांग तक कर डाली थी। दुनिया जीतने वाला इंसान एक कार्टून से परेशान हो गया। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल। और यहीं पर ओशो का वो विचार एकदम सटीक बैठता है कि तुलना अहंकार की खिड़की है। अब जैसे ही खुद को किसी और से तौलना शुरू करते हैं, आपका सारा सुख, आपकी सारी शांति खत्म हो जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। कोई ना कोई हमेशा आगे होगा। हाँ, कोई कितना भी सफल क्यों ना हो जाए, हमेशा कोई ना कोई किसी दूसरी चीज में उससे आगे होगा। अगर आप सबसे अमीर हैं तो कोई आपसे ज्यादा स्वस्थ होगा, अगर आप सबसे स्वस्थ हैं तो कोई आपसे ज्यादा सुंदर होगा। ये चक्र कभी रुकता ही नहीं। लेकिन सिर्फ अहंकार ही एक वजह नहीं थी कि लोग ओशो से इतना असहज महसूस करते थे। उनकी कुछ बातें तो समाज की बुनियाद पर ही सवाल उठाती थीं। आप सेक्स, इच्छा और नैतिकता की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, ये उनका सबसे विवादास्पद पहलू था। हाँ, उनकी सेक्स पर खुली चर्चा ने पारंपरिक समाज को हिलाकर रख दिया था। ज्यादातर लोगों ने इसका मतलब निकाला कि ओशो कह रहे हैं जो चाहो वो करो, अपनी हर इच्छा पूरी करो। हाँ, लेकिन ये उनकी शिक्षा की बहुत बड़ी गलतफहमी थी। तो फिर उनकी असली शिक्षा क्या थी? उनकी असली शिक्षा अचेतन भोग के बारे में नहीं, बल्कि सचेत जीवन के बारे में थी। उनका संदेश था, ना तो किसी इच्छा को आंख बंद करके दमन करो, क्योंकि दबाई हुई चीज जहर बन जाती है। बिल्कुल, और ना ही आंख बंद करके उसमें लिप्त हो जाओ, क्योंकि वो तुम्हें अपना गुलाम बना लेगी। वो कहते थे कि अपनी प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक हो जाओ, उन्हें देखो, समझो। हाँ, क्योंकि जागरूकता के बिना स्वतंत्रता केवल एक नशा बनकर रह जाती है, एक लत में बदल जाती है। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। मतलब नैतिकता पर भी उनका विचार बिल्कुल क्रांतिकारी था। हम हमेशा सुनते आए हैं कि अच्छे बनो, नैतिक बनो, सच बोलो, चोरी मत करो। पारंपरिक सोच कहती है पहले नैतिक बनो, फिर तुम ध्यान कर पाओगे। हाँ, ये कंडीशन है। लेकिन ओशो कह रहे हैं कि वो सब बाद में आएगा, पहले बस जागरूक हो जाओ। ये तो पूरी सोच को ही उल्टा कर देता है। उन्होंने समीकरण को ही पलट दिया था। उन्होंने कहा तुम ध्यान करो और नैतिकता स्वाभाविक रूप से आ जाएगी। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व बहुत गहरा है। ओशो का मानना था कि बाहर से थोपी गई नैतिकता हमेशा पाखंड पैदा करती है, एक मुखौटा। हाँ, लोग बाहर से अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वो वैसे ही रहते हैं। जबकि जागरूकता प्रामाणिकता लाती है। अच्छा। जब कोई इंसान अपने कर्मों और उनके परिणामों को साफ साफ देखने लगता है, तो जो चीजें गलत हैं, जो दुख पैदा करती हैं, वो अपने आप ही छूट जाती हैं। बिल्कुल, उन्हें छोड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे कमरे में रोशनी आने पर अंधेरा अपने आप चला जाता है, उसे धक्के मारकर बाहर नहीं निकालना पड़ता। और आज के समय में तो ये बातें और भी ज्यादा सटीक लगती हैं ना? बहुत ज्यादा। आज समाज में चिंता, डिप्रेशन, हर तरह की लत, पहचान का भ्रम, ये सब महामारी की तरह फैला हुआ है। हाँ। ऐसा लगता है जैसे जागरूकता की कमी हमें पूरी तरह से यंत्रवत बना रही है। मैकेनिकल। हम जी नहीं रहे, बस अपनी आदतें दोहरा रहे हैं। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, हम दिन में कितनी बार बिना सोचे समझे अपना फोन उठाते हैं, हमें खुद भी पता नहीं होता। हमारी उंगलियों को पैटर्न याद है कि कौन सा ऐप कैसे खोलना है और कैसे स्क्रॉल करना है, बिना सोचे समझे बस स्क्रॉल करते रहना। बिल्कुल, वो एक यंत्रवत आदत है, जागरूकता नहीं। और स्रोतों में ये साफ बताया गया है कि इन ऐप्स को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि वे हमारे दिमाग को हैक कर सके। हाँ, हमें डोपामाइन का छोटा छोटा हिट देके फंसाए रखें। हम किस तस्वीर पर कितनी देर रुकते हैं, किस वीडियो को दोबारा देखते हैं, हमारी हर एक गतिविधि को ट्रैक किया जा रहा है, ताकि हमें और ज्यादा देर तक उस प्लेटफॉर्म पर रोका जा सके।
यही बात कॉर्पोरेट जीवन पर भी लागू होती है। कई कॉर्पोरेट नौकरियां इंसान को एक बड़ी मशीन का बस एक छोटा सा पुर्जा बना देती हैं। हाँ, आपकी रचनात्मकता खत्म हो जाती है। हाँ, आप सुबह से शाम तक काम करते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि आपके काम का अंतिम परिणाम क्या है। इंसान का अपने काम से एक तरह का अलगाव हो जाता है। और इस यंत्रवत जीवन से बाहर निकलने का एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे स्रोत में विजेता दहिया की कहानी में मिलता है। हाँ, बताइए उसके बारे में। एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाला लड़का, जिसने पहले एक अच्छी एमएनसी की नौकरी की, लेकिन वहां दिल नहीं लगा तो छोड़ दिया। फिर उसने मेहनत करके एक सरकारी नौकरी पाई, जिसके लिए देश में लाखों लोग सपना देखते हैं। बिल्कुल, और 3 साल बाद उसे भी छोड़ दिया। ये तो बहुत बड़ा कदम है। क्यों छोड़ी उन्होंने वो नौकरी? ताकि वे लेखन और फिल्म निर्माण के अपने जुनून का पालन कर सकें। ये अहंकार और सामाजिक दबाव से मुक्त होकर काम करने का एक जीता जागता उदाहरण है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी उन्होंने। हाँ, समाज कहता है सुरक्षित नौकरी करो, पैसा कमाओ, लेकिन उन्होंने वो किया जो उन्हें सही लगा। ओशो इसी को अनुनाद या रेजोनेंस कहते हैं। जब आपका काम आपके लिए बोझ नहीं, बल्कि आपके ध्यान का, आपकी खुशी का ही एक विस्तार बन जाता है। तब काम और जीवन अलग अलग नहीं रहते। बिल्कुल। तो फिर अगर ओशो की शिक्षाएं इतनी प्रासंगिक और शक्तिशाली है, तो उन्हें इतना खतरनाक क्यों माना जाता था? आखिर खतरा क्या था? खतरा समझ में है। देखिए, बिना सही समझ और आधार के ये शिक्षाएं बहुत खतरनाक हो सकती हैं। अच्छा। ये उस इंसान के लिए हैं जो अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। अगर किसी व्यक्ति का भावनात्मक और मानसिक आधार मजबूत नहीं है, तो सारे सिस्टम तोड़ दो और विश्वास मत करो जैसी बातें उसे भ्रमित कर सकती हैं। उसे अस्थिर कर सकती हैं। हाँ, और वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है। मतलब ये कोई आसान रास्ता नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं हाँ, है। बिल्कुल नहीं। और यही असल में होता भी है। बहुत से लोग ओशो के शिक्षाओं का इस्तेमाल आलस्य, पलायनवाद और अपनी जिम्मेदारियों से बचने के बहाने के रूप में करते हैं। वे कहते हैं सब मोह माया है, कुछ करने की क्या जरूरत है, या मैं तो अपनी इच्छा से जी रहा हूँ, और इस आड़ में वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं, जो कि जागरूकता के बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल। सच्ची जागरूकता व्यक्ति को अधिक जिम्मेदार, अधिक उपस्थित और अधिक अनुशासित बनाती है, लापरवाह नहीं। आप अपने हर कर्म के प्रति सजग हो जाते हैं। तो मतलब आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ओशो की बातें बहुत गहरी हैं, शक्तिशाली हैं और जीवन को बदल सकती हैं। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। सही कहा आपने। ये केवल उन लोगों के लिए है जो अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा नहीं लेते, बल्कि ईमानदारी से खुद का सामना करने के लिए तैयार है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। ओशो का अंतिम सार शायद यही है। ओशो आपको उत्तर नहीं देते, वो आपके झूठे प्रश्नों को ही हटा देते हैं। ये बहुत गहरी बात है। आप पूछते हैं कि सफलता कैसे पाएं, वो आपके उस अहंकार के प्रश्न को ही खत्म कर देते हैं जो सफलता और असफलता में भेद करता है। आप पूछते हैं कि सही रास्ता कौन सा है, वो आपके मन से हर तरह के रास्ते का विचार ही हटा देते हैं ताकि आप अपनी राह खुद बना सकें। और शायद इसीलिए उन्हें इतना प्यार भी किया जाता है, इतनी नफरत भी की जाती है, और इतना ज्यादा गलत भी समझा जाता है। तो जाते जाते हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। अगर ओशो के अनुसार हमारे ज्यादातर विचार उधार के हैं, हमारी मान्यताएं समाज की कंडीशनिंग का नतीजा हैं, और हमारा तथाकथित मैं यानी हमारा अहंकार बस एक सामाजिक निर्माण है, तो जब हम इन सब के साक्षी बन जाते हैं, इन्हें बस दूर से एक फिल्म की तरह देखने लगते हैं, तो इन सब के पीछे क्या बचता है? वो कौन है जो देख रहा है? और जरा सोचिए, महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा और तुलना पर बने समाज के बजाय उस साक्षी भाव के सिद्धांत पर बना एक समाज वास्तव में कैसा दिखेगा?